क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ, ये चीज़ समझो। 21 में भी आया, 13 में भी आया, 2023 में भी आया। ठीक है, अब देखो, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है। ठीक है, पहली बात एक चीज़ याद रखना कि ये जो है पैसा एक्ट, याद रखना 5वीं अनुसूची जो होता है वहाँ पे लगता है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 5वीं सूची के तहत जो आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एटीएम मेगा का, ये चीज़ भी याद रखना 5वीं में कौन कौन से आते हैं। मेघालय आता है, असम आता है, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। ठीक है, पहली बात। अब देखो, रोल पूछा तो सबाइश बात मैंने कितनी बार बोला, स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन की डिमांड है तो कभी भी तीनों सही नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात, क्या भूमिका है ग्राम सभा के, रोल पूछ रहा तो पॉजिटिव रोल ही पूछेगा, नेगेटिव रोल तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो थिंकिंग थॉट है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ढूंढेंगे अपन। सर आपने स्पेसिफिक कहाँ से डिफाइन किया है? अरे भाई, भूमिका रोल पूछ रहा है ना, तो रोल ऐसा सही होगा, बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा। रोल तो स्पेसिफिक ही रहता है ना भाई, इस व्यक्ति का इस कार्य में ये योगदान है, तो ग्राम सभा को भूमिका स्पेसिफिक रहेगी ना, ऐसा नहीं ना बहुत ज़्यादा सब कुछ सब में ग्राम सभा है। ठीक है, अब आगे देखो, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में, हाँ अनुसूचित क्षेत्रों की यहाँ पे भी बात कर रहा है, यहाँ पे भी बात कर रहा है, में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। हाँ भाई, ग्राम सभा। और याद कर दो, यही डिक्टो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, नहीं पूछा था बताओ, जिसमें डायरेक्ट पूछ लिया था 5वीं और 6ठी अनुसूची का उद्देश्य क्या है। याद आया क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्ट यही ऑप्शन उठा के आंसर था उसका। ये तो सबाइश बात है, पॉजिटिव काम है ना भाई। ऐसे तो जो मान लो कि सबाइश बात है, ट्राइबल एरिया होते हैं, उनकी जो ज़मीन है कोई भी ले जाएगा तो उनको तो भाई सबाइश गुलाम बना लेंगे ना। तो जब तक भाई ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी तब तक नहीं होगा ये चीज़। ठीक, ग्राम सभा के पास लघु छोटी बात कर रहा है, छोटे छोटे वनोपज को स्वामित्व होता है, एकदम पॉजिटिव बात है ये भी। दोनों के दोनों डिजायरेबल स्टेटमेंट है, होनी चाहिए। तो बात सभा इसलिए ग्राम सभा के पास इतनी सी पावर तो होनी चाहिए। देखिए लघु की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज, अब देखो एक्सट्रीम वर्ड, किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा, अब देखो ये एक्सट्रीम वर्ड मतलब जोड़े जा रहा है, एंड लगा के जोड़े जा रहा है, पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। अब मैंने कितनी बार बोला, जो रिकमेंडेशन होते हैं ये वर्ड हमेशा गलत होते हैं, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात ये बोला कि तो भाई आप ये तो इन 2 और सेकंड में कॉन्ट्राडिक्शन भी है, ये कहे तो भाई आप लघु वनोपज का स्वामित्व दे दो। ये बोला खनन, याद करो मैंने अभी एक क्वेश्चन किए थे अपन, खनन याद रखना कि जो महत्वपूर्ण खनन होता है उसमें केंद्र का होता है, या मोस्टली जो माइनर होते हैं उसमें राज्यों का होता है। तो वहाँ तो राज्य ग्राम सभा की कहीं बात ही नहीं है। दूसरी बात, एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी दिया है, ज़बरदस्ती इसमें बढ़ाया भी जा रहा है। ऐसे 2 और 3 तो साथ में होंगे भी नहीं, पर 2 और 3 में से एक जरूर सही होगा, तो 1 और 2 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सर ये वाले क्वेश्चन में जैसे आपने बताया ना अभी, थर्ड स्टेटमेंट ये एक्सट्रीम है, बट इसके आंसर में ये है कि केवल जो लघु है ना, लघु खनिज, उनके लिए आवश्यक है। अगर यहाँ पे लघु लिखता तब तो स्टेटमेंट सही होती ना। सही होता। पर मेन बात है ना, इसने खनिज दे दिया है। ठीक है, दूसरा रिकमेंडेशन, हमेशा ये चीज़ वर्ड याद रखना इंग्लिश में। यहाँ पे देखो रिकमेंडेशन, ये वर्ड गलत होता है हमेशा, याद रखना। किसी भी खनिज, मतलब वो भी एक्सट्रीम है ना ये, किसी भी खनिज के लिए। फिर खनन याद रखना कि ये लघु वनोपज तो आएंगे उसके तहत। तो देखो ये दूसरी बात भाई, इन दोनों में से एक ही आएगा ना, कि तो लघु वनोपज को स्वामित्व दे दो या उनको खनन का भी दे दो, तो ऐसे सही होगा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, आपसी में विरोधाभास हो गए। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संसद के बारे में पूछ रहा है। स्थगन का संधि विच्छेद करो, मतलब वो स्थगन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ चल रही थी उसको स्थगित कर देना या डिले कर देना। अगर संधि विच्छेद करोगे इसको तो आपको वही होगा। प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, तो मैंने समझाया भी था। स्थगन भाई कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा घटना हो गई है। ठीक है, पता लगा, जैसे आज ही मान लो कि पता चला कि राजस्थान में जो है कि महिलाओं के साथ बहुत खतरनाक घटना हो गई है, तो भाई सभा वाला संसद में चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट बिल हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो उस दिन का जो एजेंडा होता है उसको ख़त्म करके जो उस इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है उस पर कार्य करने के लिए प्रस्ताव पारित रखा जाता है। तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मुद्दे पर बहस करने हो तो, और सभा बात है स्थगन किसी चीज़ को डिले करे तो इंपॉर्टेंट इशू के लिए किया जाएगा ना, तो ये चीज़ भी याद रखना, पॉजिटिव भी है। ठीक है,
और दूसरी बात एक चीज़ हमेशा याद रखो भाई, संसद किसके लिए काम करेगी, संसद में कौन भेजते हैं अपन, जो जनता के जो प्रतिनिधि हो ही होते हैं जनता के। तो समझ मतलब जनता के मुद्दों को तो सबसे पहले उठाया जाएगा ना संसद में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखो ये चीज़ भी लॉजिक समझो, विपक्षी सदस्यों के मंत्री से सूचना प्राप्त करनी होती है, ये कोई इंपॉर्टेंट इशू है जिसके कारण डिले करेंगे अपन। किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करना, ये नॉर्मल बातें हैं सब, ठीक है। कुछ सदस्यों के हिंसक तथा अनुचित कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई स्थगित करनी है, तो अरे ना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो ये वाला। अब देखो मैंने बताया था, देखो यूपीएससी 2018 में आया था एनजीटी का क्वेश्चन, ऐसे रिपीट होता है, उसमें एनजीटी और सीपीसी भी पूछ लिया था, बस अपन क्वेश्चन है ही यही है। दूसरी बात, अब आगे देखो ध्यान से, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, अब देखो इसमें साफ दिया था और उसमें यही तो पूछा था कि एक्ट से बनी है, किससे बनी है, तो एक्ट से बनी है, सीधा सीधा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था। अब देखो ध्यान से समझना कि भारतीय संविधान में इसका मेंशन किया गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, कोई भी चीज़ जो है एक बार ही मेंशन की गई होगी ना, जैसे याद करो वित्त आयोग, आर्टिकल किसके तहत है, आर्टिकल 280 है ना, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन देखोगे, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, एक ही जगह है ना, ऐसे चलेगा। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 232 में भी है, ऐसा नहीं होता ना कभी भी। दूसरी बात, तीन फैक्टर तो एक ही सही होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये लॉजिक समझो भाई, समझ बात, किसी चीज़ के बारे में मेंशन होगा तो एक ही जगह मेंशन होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। एक तो ये लॉजिक था इसमें कि तीन फैक्टर तो एक सही होगा। दूसरी बात, समझ बात है, संविधान में कोई चीज़ मेंशन की गई तो एक ही जगह मेंशन की होगी ना, ऐसा नहीं कि हर जगह की होगी, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम। हरित मतलब हरा, हरा मतलब क्या है, पर्यावरण की समथिंग बात है, ठीक है, पर्यावरण की बात की होगी, सब पता लग रहा है। अगर मान लो थोड़ा बहुत मतलब ऐसे देखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको करना होता है, अजम्पशन ऐसे आपको निकालने पड़ता है। या तो चलो आपको पता है यहाँ पे तो, पर बहुत जगह आपको बॉडी के बारे में नहीं पता, पर उसके वर्ड है ना, उसको तोड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, कहाँ पे पर्यावरण की बात कर रहा है, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप पे जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। मुझे बताइए, स्वस्थ पर्यावरण होगा तो अच्छी बात है, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, और इसमें आता भी है, ठीक है, स्वस्थ जीने का, सोने का अधिकार, सब कुछ आता है। और अपन ने जो इसका जो मीनिंग निकाला, डिकोड किया, वो पर्यावरण यहीं मिल रहा है और कहीं पे और मिलेगा। देखो अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, मुझे बताइए यहाँ पे कोई जनजाति है, काटो। 243 के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्ति, कहाँ ग्राम सभा है भाई, अपन ने हरित निकाला, पर्यावरण कहाँ पे, ओनली 1, आंसर 1, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि एनजीटी जो एक्ट है, जो एमसी मेहता कमेटी के तहत बना था और उसी के कारण आर्टिकल 21 में आया था। चलो अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देख, तो इसमें देखो कैसे लॉजिक है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इतनी बार पूछा है, इसके स्टेटमेंट उठा के। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो जब एग्जामिनर के सामने, देखो एक मैं अप्रोच बताता हूँ क्यों अपन ये सीख रहे हैं, मतलब ये ज़रूरी है चीज़ आपको जानना, भाई मैं सिखा क्यों रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहली बात, जब मान लो कि जैसे 2025 का पेपर अभी बन रहा है, जैसे मैंने जो मेरे कोई जानकार है तो वो ऐसे बताते हैं कि भाई पेपर कैसे बनता है, तो एक एग्जामिनेशन सेल होती है यूपीएससी के अंतर्गत, ठीक है, वो ओनली उसका काम ही यही होता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, ठीक है। दूसरी बात, पेपर बनाने का एक पूरा है डिपार्टमेंट है, मतलब डिपार्टमेंट होता है, उसका काम यही होता है। तो वो साल भर कोई काम नहीं करते हैं, ये चीज़ याद रखना, उनका काम ही होता है पेपर बनाने का। अब उनको यूपीएससी का पेपर बनाना है, समझ बात है, तो यूपीएससी के पेपर बनाने वालों को बुलाएंगे वो लोग, ऐसा होता है कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को बुला लेते हैं, ऐसा होता है। अब उनको सामने जैसे मान लो 10 लोगों को बुला लिया, ठीक है, 10 लोगों को बुला लेंगे, फिर उनके सामने स्वाभाविक सी बात है भाई, पैटर्न का कैसे आइडिया लगेगा भाई, किस लेवल का पेपर करवाना, तो उनके सामने क्या रखे जाएंगे, PYQ रखे जाएंगे। तो उनको दे दिया जाता है भाई 2011 से लेके या 1995 से लेके, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे पेपर है ना, तो ये मान के चलो उनके पास सब पेपर होता है 2024 तक का। तो आपको मोस्टली तो ऐसा होता है भाई, नया पैटर्न है, उसी के अनुसार तो क्वेश्चन का जो है वेटेज जो है, ऑप्शन मेथड, ये सब वैसा रहेगा, ठीक है। एक तो उनके सामने PYQ रखे जाते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं रखा जाता, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आपको पेपर का लेवल भी मेंटेन करना है। तो आप स्वाभाविक सी बात है, देखो कोई भी एग्जामिनर, जैसे मैं मान लो अगर आपको एग्जामिनर बना दूं, तो आप क्या करोगे भाई, इसमें से कोई अच्छा कोई टॉपिक, जैसे मान लो कोई ऑप्शन है, उसमें से मैं उठा के कोई क्वेश्चन बना दूं, तो एग्जामिनर के सबसे ईजी कौन सा तरीका होगा, उसका PYQ में से क्वेश्चन उठा के पूछना। इसीलिए देखो क्वेश्चन क्यों रिपीट होता है, मक्खी कहाँ से आ रही है, तो ये चीज़ समझ, 1 मिनट रुको।
तो इसीलिए है ना जो है PYQ रिपीट करता है वो, ठीक है भाई। सब ऐसी बात है, उसके सबसे इजी तरीका कौन सा होता है, फिर वो ये देखता है कि ये गलत स्टेटमेंट कैसे बना रहा है, क्या है, तो उसी लॉजिक से जो है देखो, इसीलिए अपनी ट्रिक क्यों लगती है और वो हर साल क्यों लग रही है, इसके पीछे यही कारण है। इसलिए मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये लॉजिक कभी ख़त्म नहीं होंगी जो अपन सीख रहे हैं, ये ऐसा कभी नहीं होगा, ये चीज़ समझो। इसीलिए तो समझो जो UPSC पेपर बनाती है और जो कोचिंग वाले जो पेपर बनाते हैं उसको क्यों नहीं पकड़ पाते, कारण यही होता है। कोचिंग वाले जो अगर टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो क्या जैसे NCERT देख के बनाएंगे, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड बुक से देख के बना रहे हैं, पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है टॉपिक को समझते हैं। पर जैसे मान लो ये वाला टॉपिक है, मान लो, ठीक है, तो अगर वो देख रहे हैं NCERT में कुछ दिया है तो वहाँ से, लक्ष्मीकांत में कुछ दिया है तो वहाँ से बना लेंगे। ये PYQ के थ्रू बनाते हैं, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए अभी देख रहे हैं एक स्टेटमेंट ऐसा है जो UPSC में लगभग 5 बार रिपीट का, 5-6 बार रिपीट हुआ, आप देखना इस क्वेश्चन में। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से, ठीक है, राष्ट्रीय जल मिशन है, ध्यान समझना, पहली बात तो नेशनल लेवल पे है। जल मिशन पानी वानी का पहुंचाने की बात होगी, मिशन है, मिशन मोड का मतलब सभी सी बात है कि बहुत एग्रेसिव तरीके से सरकार काम कर रही है, ठीक है, सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए। पूर्णतः लागू करने का मतलब है पूरे राष्ट्र लेवल पे अपने पहुंचा दिया है इसको, ठीक है, तो देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो कभी भी एक चीज़ याद रखना, जब भी प्रभाव की बात आती है, ठीक है, प्रभाव की बात आती है, प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मेंस में अपन जब आंसर लिखते हैं तो प्रभाव, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें भी ऐसा ही दिया होगा कि 2 पॉजिटिव दे दिया, 2 नेगेटिव दे दिया होगा, कभी ऐसा नहीं होगा चारों पॉजिटिव दे देगा, तो कभी भी ये आंसर नहीं आएगा, ये चीज़ समझो। क्वेश्चन की जो डिमांड है वो स्पेसिफिक हो गई है, ठीक है। अब अपन इसमें देखेंगे भाई किसका पॉजिटिव, कोई भी मिशन है तो पॉजिटिव लक्ष्य के लिए आएगा, नेगेटिव के लिए तो नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं, शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी, एकदम पॉजिटिव बात है, जल की बात कर रहा है और हाँ लिमिटेड मैनर में बात कर रहा है, ठीक है, पुनर्चक्रण होगा, रिसाइकलिंग होगी, उससे आराम से ये हो जाएगा। देखो आपकी बार, देखो मेंस में ये क्वेश्चन आया था UPSC 2024 में, इसमें ये पूछ लिया था आपकी बार कि कौन से मेथड है जिनके द्वारा आप अपशिष्ट समुद्री जल का प्रयोग करके आप कर सकते हो यूज, ठीक है। अब आगे देखो, ऐसे समुद्र तटीय शहर, ठीक है, जहाँ पे मान लो समुद्र है, जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत है, कि जल की आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल का प्रयोग लायक बना दे। देखो यही क्वेश्चन मेंस में पूछा था आपकी बार 2024 में GS 3 में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ PT से मेंस में PT ये होता ही है, हमेशा याद रख लेना। अब ये बातें सही है भाई, समय समय समुद्री जल का कुछ प्रयोग कर सकते हैं ना, एकदम एक्सट्रीम मैनर में बोल ही नहीं रहा, एकदम जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है, एकदम पॉजिटिव बात बोल रहा है। अब ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट UPSC ने पता नहीं 5 से 6 बार दिया है, और ये हमेशा गलत हुआ है। हाँ वही ना, कॉम्प्रिहेंशन में भी दिया है, इधर भी दिया है, हिमालय से उद्गमित सभी, अब ये देखो एक्सट्रीम वर्ड, सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएगी। अब मुझे बता, इट इज़ पॉसिबल वर्क? पॉसिबल ही नहीं। दूसरी बात, देखो नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे हैं, इकोलॉजिकल जो है बैलेंस खराब हो जाएगा भाई, सब सी बात है, बहुत एक्सट्रीम है तो पॉसिबल ही नहीं है पहली बात। जैसे तीसरा काटोगे, ये गया ऑप्शन, पहला दूसरा सही है, आंसर तो पहुंच गए, अपन अगला पढ़ो। अब देखो ये चीज़ समझो, ये तो एक्सट्रीम वर्ड है इसलिए अपन ने काटा। हाँ एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें इकोलॉजिक समझो, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछता है UPSC। देखो ध्यान से समझा, हिमालय से उद्गमित, मुझे बताओ हिमालय से उद्गमित, हिमालय से याद करो चाइना में बहने वाली नदियाँ भी होती है, पाकिस्तान में जा रही होती है वो नदियाँ भी होती है, मुझे बताओ उनको तुम जोड़ के कैसे ले आओगे? एक मैकोंग नदी है, मुझे बताओ इसको कैसे ले आओगे तुम प्रायद्वीपीय भारत में? ये लॉजिक भी समझो ना, ये क्या बोला, हिमालय से उद्गमित है सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएगी। भाई ये मैकोंग नदी चाइना वाले मिसाइल छोड़ देंगे। तो ये समझो, ये लॉजिक समझो। अब देखो इसको नॉलेज बेस पे करने जाओगे ना तो मरे जाओगे। अब ये क्वेश्चन नॉलेज से नहीं हो सकते, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो, ये UPSC का अप्रोच है भाई, आपको करने इसी मेथड से पड़ेगा इस क्वेश्चनों को। अगला देखो, सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और, अब देखो और लगा रहा है तो गलत करने का प्रयास कर रहा है, और उन पर लगाएगी मोटर, और देखो फिर और सोचना नहीं, अपना ट्रिक याद रखो, और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति। मैंने कितनी बार बोला, देखो ये लॉजिक समझो, मैंने क्या बोला, सरकार के पास कम पैसा होता है भाई, सरकार गरीब कल्याण लोगों के लिए काम करेगी, ठीक है, जो मार्जिनलाइज पर्सन है, ठीक है, उनके लिए काम करेगी,
पर कभी फाइनेंशियली नहीं, पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। ये मान लो तुम कुआं खोदने का भी पैसा सरकार देगी, फिर तो मुझे बता, पहली बात ये नेगेटिव चीज़ है, कुआं खोदना ऐसी से बॉम्ब जल का तो ऐसे ही नुकसान होता है, ये तो नेगेटिव चीज़ है ना। और दूसरी बात फिर बोला पूरा का पूरा प्रतिपूर्ति करेगी, ये तो बहुत एक्सट्रीम बात होगी। पहली बात सरकार के पास खाने को तो है ही नहीं यार, तुम लुटाने की बात कर रहे हो, कैसे हो जाएगा मुझे बताइए। हो गया आंसर। अब देखो ये चीज़, अगर सर कर भी दे तो पानी का दोहन नहीं करेंगे। अब वो तो नेगेटिव चीज़ है ना, वो भी चीज़ सोचनी है। ठीक है, आगे देखो। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, ये प्रावधान दिए अपने को, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक देखना पड़ेगा, पहले ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट होते हैं गांधीवादी सिद्धांत। अब मुझे बताओ गांधी बाबा कैसे थे। गांधी बाबा पहले तो बात करते थे गाँवों की, गाँव होने चाहिए, गांव हो गए तो क्या होगी, ग्राम सभा होगी। गांधी जी इसके बहुत अच्छे समर्थक थे, पंचायती राज के समर्थक थे। ठीक है, दूसरी बात, गांव हो गए तो गांव में क्या होंगे, कुटीर उद्योग होंगे, कुटीर उद्योगों की गांधी बात करेगा। ठीक है, ग्राम पंचायत की बात करेगा। बस गांधी जी गाँव तो जुड़ा होता है। गांधी कभी भी है ना ये चीज़ याद रखना कि नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने के एकदम पक्ष में नहीं थे। अबॉलिशन ऑफ लिकर। हाँ, अब देखो ध्यान से समझना। अब देखो गांधी बाबा को समझो, गांधी बाबा कैसे थे भाई, वो अपना जान देना चाह रहे थे। सोचो हिंदू मुस्लिम के लिए तो वो जान लेना चाह रहे थे कि मतलब कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। अब मुझे बताओ आज के दौर में अपन समान नागरिक संहिता लाते हैं तो ये क्या है, हिंदू वर्सेज कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इससे तो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो गांधी बाबा कभी चाहेंगे ये चीज़, कभी नहीं चाहेंगे। समझ में आया। दूसरी बात ये याद रखना आर्टिकल 44 के तहत है। ठीक, ये याद रखना उदारवादी है, लिबरल जो लोग होते हैं उनकी बात करते हैं ये लोग, उदारवादी लोगों का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, गांधी बाबा कभी इसके समर्थन में नहीं। ग्राम पंचायतों को संगठित, हाँ गांधी बाबा जरूर होंगे, इसके लिए तो कुछ भी करेंगे गांधी बाबा। आगे देखो, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग प्रोत्साहित करना, हाँ गांधी बाबा जरूर होंगे। याद करो खादी, ठीक है, ये सब चीज़ें गांधी बाबा तो करते थे ना आराम से। अब आओ अगला, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। ये मुझे बताओ गांधी बाबा से लिए होंगे, ये है समाजवादी लोग। दूसरी बात, कभी मोस्टली मैंने देखा है ये चीज़ है ना, जब भी ऐसे पूछता 4 स्टेटमेंट दे देता है, किसी स्पेसिफिक देखो क्वेश्चन की डिमांड स्पेसिफिक हो गई तो चारों तो कभी आंसर नहीं होंगे। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है 2 होता है 2 नहीं होता, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ देखना, ये कॉन्सेप्ट वैसे नहीं है। इसलिए मैंने 4 वाले स्टेटमेंट पे यही तो ट्रिक बनाया था कि 4 जब आते 2 आते, पर कब आते वो भी पता होना चाहिए, याद रखना। जब क्वेश्चन की डिमांड स्पेसिफिक हो तभी होता। हाँ, साइंस टैग में लगा दे तो गलत हो जाएगा ना। तो आप देखो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये नॉलेज के क्वेश्चन के लिए, थोड़ा R&D करने के भी लिए होता है। देखो, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ही नहीं होता। मैंने कितनी बार बोला, जो नोट लगा रहा तो गलत बना रहा। मुझे बताओ दिल्ली का राज्य कौन, जो चड्डा क्या नाम उसका, चड्डा राघव चड्डा कैसे बैठा है वहाँ पे जाके, अरे वो दिल्ली से सेलेक्ट होके गए हैं, तो दिल्ली क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है ना, तो गलत। इसलिए थोड़ा अवेयर रहा करो कौन कहाँ से आ रहा है क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैंने कितनी बार बोला, कभी भी। देखो ये स्टेटमेंट पहले भी पूछा था, कल अपन किए है क्वेश्चन। भाई जब चुनाव झगड़ों का होता है तो भाई इलेक्शन कमीशन करेगा ना, कि ये सिंगल व्यक्ति को अपन क्यों इतना पावर देंगे। मैंने कितनी बार बोला, डेमोक्रेसी में संस्थाओं का महत्व होता है ना कि व्यक्ति का, तो इलेक्शन कमीशन होगा। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उधर जाएगा मामला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्यों करेगा भाई। ठीक है, गलत। भारत के संविधान के अनुसार, बस अब ये चीज़ तो याद ही रखना संसद में केवल लोकसभा राज्यसभा होती है। अरे मैंने कितनी बार बताया, राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, लॉजिक सीखो, लॉजिक ये कभी गलत नहीं होंगे। नॉलेज आप हो सकता भूल जाओ, हो सकता आपकी नॉलेज के बाहर से क्वेश्चन पूछ ले, मतलब लॉजिक सीख लिया ना तो फिर वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप बना लोगे। इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ करंट अफेयर मत भी पढ़ो, काम चल जाएगा। पर अगर ये लॉजिक नहीं सीखे, कितना भी करंट अफेयर पढ़ के चल जाओ, कोई गारंटी नहीं आप क्वेश्चन बना लोगे। ये चीज़ समझो, इस पेपर के लिए यूपीएससी के लिए खास तौर से ऐसे रिक्वायरमेंट चाहिए। अरे यूपीएससी के लिए मैं एक बंदे के बारे में बताता हूँ ना, मैं देख रहा था आज एक बंदा जो यूपीएससी का ना चारों के चारों बार, ठीक है, उसने आईएफएस का कट ऑफ क्लियर किया है, चारों के चारों बार एक बार भी नहीं।
अब उसने भाई ऐसे नहीं किया, मैं फिर लगभग कभी 130 नंबर आते हैं, कभी 140 नंबर आते हैं उसके, कभी 120 आते हैं, वो साफ बोलता है ओनली मैं PYQ करता हूँ और कुछ ही नहीं, ओनली करंट अफेयर भी कुछ भी नहीं, ओनली स्टडी सोर्स को अपना अच्छे से करके जाओ, NCERT सबसे अच्छे से पढ़ के जाओ। अब उसने ये तो जो निकाला UPSC जो निकाला उसने भाई RS भी निकाला, ठीक है, UP PCS भी 3 बार निकाला, RS 3 बार निकाला, हरियाणा PCS निकाला, MP PCS निकाला, उत्तराखंड PCS निकाला, तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं तो मेरा मानना है कि ये चीज़ समझो। और मेरा मानना है कि मैंने ये चीज़ भी नोटिस किया है, जिन लोगों का बहुत जगह प्रीलिम्स निकल रहा है, ये मैंने देखा उनका मेंस नहीं निकलता, ये चीज़ भी हकीकत है, आप मोस्टली देख लेना, क्योंकि उनको आंसर राइटिंग की कला नहीं आती होगी। सब ऐसे कला नहीं, मतलब सब ऐसी बात हो, अपने आप को इतना डिस्ट्रीब्यूट करके रखे तो सब ऐसी बात नहीं होगा ना। देखो मेंस के लिए आपको नॉलेज, देखो प्रीलिम्स के लिए हॉरिजॉन्टल नॉलेज चाहिए, पर मेंस के लिए डेप्थ चाहिए आपको, ये चीज़ याद रखना। आप इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन तो बना सकते हो, पर मेंस का आंसर नहीं लिख सकते इन्फॉर्मेशन के सहारे। चलो ठीक है, अपने इसीलिए एक एग्ज़ाम निकालो, बस मेंस निकालो, PT निकालो, नहीं 10 अपने को वो अवार्ड नहीं जीतना अपने को हाँ चलो ठीक है, आगे देखो। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार विशेषाधिकार संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, जो भी भारतीय कानून बने होंगे तो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए आए होंगे, स्वाभाविक सी बात है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं आएंगे ना, तो पॉजिटिव थीम है क्वेश्चन की, ठीक। अब जो लॉजिकली ध्यान से समझना, ठीक है। उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार। मुझे बताओ, आप दुकान पे जाते हो तो दुकानदार बोलता है नहीं यार चेक करके देख लो, आपको विश्वास नहीं है, तो बताओ स्वाभाविक सी बात है, नहीं तो हर जगह होता है, ये तो कॉमन चीज़ है ना। अब देखो इसको व्यवहारिकता में जोड़ो आप, ये आपसे ये नहीं बोल रहा कि स्पेसिफिक कानून में ये प्रावधान लिखे है, नहीं, आपको ये बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, भाई होना चाहिए, नहीं तो स्वाभाविक सी बात है, पॉजिटिव बात है, ये तो होगा ही होगा। अब मैंने कितनी बार बोला, जब भी इस टाइप क्वेश्चन जो हो स्पेसिफिक डिमांड वालों, कभी भी तीनों सही नहीं होंगे। अब आगे देखो, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। अब ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। मैंने एक चीज़ हमेशा याद रखना है ना, जैसे बैरियर कॉन्सेप्ट होता है, मतलब उसमें क्या होता है ध्यान से देखना। जैसे RTI जब आया था ना, इसके एक स्टोरी समझो फिर आप समझ पाओगे ऐसा क्यों होता है, मतलब ठीक है ना। जब पहली बार RTI आया, आंदोलन आया, ठीक है, तो RTI की मांगे बढ़ी, तो उस टाइम निःशुल्क था ही, तो निःशुल्क था ना, तो लोग है ना कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, मतलब समझ रहे लोग, निजी इन्फॉर्मेशन भी मांगने लग गए थे, उल्टी सुल्टी इन्फॉर्मेशन भी मांगने लग गए। ये 2013 का है, 2012 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब RTI तो उससे पहले आ गया था ना, ठीक है, समझो ये मैं बात जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझो। जब उस टाइम निःशुल्क था तो सब कोई भी जानबूझ के मतलब ऐसे ही कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो फिर सरकार ने एक बैरियर लगाने के लिए, बैरियर कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई जो जेन्युइन हो वही आए, तो उन्होंने मिनिमम फीस किया फिर 10 रुपये। तुम्हें पता है इंडिया में बहुत वैल्यू है भाई 10 रुपये का भी, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर देखो फ्री में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर जैसे 10 रुपये का सोचेगा ना, तो फिर वो जैसे हो सकता है 10 बार खर्च कर दे, परंतु फिर बाद में जब 100 रुपये फिर देखेगा तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फिर क्या होता है, कम हो जाता है। फिर जो जेन्युइन होता है वही होता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, उपभोक्ता बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर फ्री में कर देगी कोई चीज़ सरकार तो स्वाभाविक सी बात है सबको ही भागेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि स्वाभाविक सी बात है कुछ तो फीस होगी, हो सकता है मिनिमम हो, कोई फीस नहीं देनी होती है, तो ये तो बहुत एक्सट्रीम बात हो गई ना। तो मैंने कितनी बार जहाँ नोट लगा देता गलत होने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे दूसरा गया, ये गया, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी, मान लो उसका बेटा ही हो, उसकी वाइफ हो, कोई भी हो, उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है, पॉसिबल स्टेटमेंट, हाँ जरूर कर सकता है भाई, क्यों नहीं करेगा। हाँ सर, मान लो कोई पैकेट खा के मर गया हो फिर। अरे नहीं पैकेट नहीं, मैं इसका एग्जांपल ये देता हूँ हमेशा। जैसे मान लो कि गोल्ड का था मामला, ठीक है, कोई जो था दुकानदार उसने ठग लिया, अब गोल्ड था मान लो करोड़ों रुपए का था। अब मुझे बताओ, स्वाभाविक सी बात है उसको मार दिया, तो अगर वो केस क्लोज हो जाता तो स्वाभाविक सी बात है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, फिर हर दुकानदार यही करेगा ना। तो इसके बाद स्वाभाविक बात है उसका बेटा होगा वो केस लड़ेगा, फिर उसमें क्या दिक्कत है। तो आपको लॉजिकली थोड़ा सोचना है इसमें, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आओ, कल भी ये क्वेश्चन था, याद करो, मूल अधिकारिता वाला। भारत में कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, याद करो, यही सेम क्वेश्चन था कल। अब वही चीज़ है, किस किस के बीच में। अब देखो मैंने फिर वो बोला 4 है, 4 में से 2 ही सही होते हैं। अब देखो, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, हाँ ये तो अपन ने कल भी देखा था, ये आएगा, तो ये और ये गया काम से,
ठीक, आगे देखो, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। अरे ये चुनाव विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाओ ना आप, इलेक्शन कमीशन जाओ। ठीक है, मतलब ये तो गलत बात होगी ना, आरंभिक अधिकारिता की बात है। ठीक है, भारत सरकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। मैंने देखो, ये कल मैंने मना किया था कि संघ राज्य क्षेत्र का नहीं आएगा, मैंने कल यही पूछा था। दो या दो अधिक राज्यों के बीच, हाँ ये आएगा, तो इसके लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट ही जाओगे। तो 1 और 4 ये चीज़ याद रखना। दूसरा देखो, एक और थोड़ा लॉजिक समझो इसमें, ये तो नॉलेज से अपन कर लिए, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, आरंभिक आधिकारिकता, आरंभिक आधिकारिकता का मतलब ये होता है सबसे पहले जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। इसमें तो देखो क्या होता है, ध्यान समझना, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो पहले जो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, हो सकता है फिर उसके बाद में हाई कोर्ट भी चला जाए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आपके पास ये रास्ता होता है। इसमें तो डायरेक्ट आप जो है कहाँ जाओगे भाई, समझ बात है। ये भारत, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य के बीच में विवाद हो रहा है, तो कहाँ जाएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकता और कहीं जा नहीं सकता। भारत सरकार चाहता है किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच के विवाद, यह याद रखना, पहले हाई कोर्ट जाता है, फिर उसके बाद अगर वो ज़्यादा जरूरत पड़ती है तब जाता है, नहीं जाता उस सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाता। दो, जैसे अब दिल्ली का मामला देखो, जब ये अरविंद केजरीवाल बैठा रहता था पहले, दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है। ठीक है, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये डायरेक्ट भाई समझ बात है, हाई कोर्ट में तो जा नहीं सकता, तो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसका मतलब आरंभिक अधिकार तो सबसे पहले कहाँ सुना जाएगा वो मामला, ये चीज़ याद रखना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, 2022 में डायरेक्ट आया। देखो, लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता। मैंने कितनी बार बोला है कि लोकसभा का मेंबर वहाँ में उपस्थित लोगों में से ही चुना जाता है, तो ये ऑप्शन गई। अब आगे बढ़ो। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य। अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने क्या बोला, जो चुन के आते हैं लोकसभा के मेंबर, उन्हीं में से ही चुना जाता है। ये चीज़ याद रखना, सदन का सदस्य होना चाहिए। ये मंत्रियों के लिए लागू होता है, ये चीज़ याद रखना, प्रधानमंत्री, मंत्री बनने के लिए। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे, ठीक है, त्यागपत्र देना चाह रहा है, तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो सब ऐसी बातें यही होता है, एक हायरार्की वाला पालन किया जाता है। अगर अध्यक्ष पद छोड़ता है तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष छोड़ता है तो अध्यक्ष को देता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब जो ये स्टेम कोशिका कितनी बार रिपीट हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितनी बार रिपीट हुआ है, बौद्धिज्म जैनिज्म हर साल आता ही है। बौद्धिज्म जैनिज्म की सबसे बड़ी बात है ना कि सर हर साल वो नए क्वेश्चन जनरेट करते हैं, ये मैंने देखा है। अरे तो अच्छे से पढ़ो ना, तो सोर्स अच्छे से पढ़ो, सोर्स जहाँ से उसको थोड़ा सोर्स को डायरी। अरे कुछ नहीं, मेरा तो क्वेश्चन सही होता है, उसमें क्या ही है, मैं फिर बता रहा हूँ, अप्रोच सीखो। आप हर जगह ज़्यादा पढ़ने की सोचोगे तभी पगलाओगे, लिमिटेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसके लिए पीएचडी कर लो आप उसमें। ठीक है, नहीं 26 क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, 26 नंबर देखो, ध्यान से समझना इसको, 26 और 27 है ना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 26 में देखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, आप नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये जो मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ उसी से होंगे ये क्वेश्चन, आप इनके लिए कोई पढ़ने नहीं जाओगे। अब देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, देखो राष्ट्रीय लेवल पे है पहली बात, ग्रामीण लेवल पे है, ये चीज़ याद रखना। स्वास्थ्य हेल्थ की बात कर रहा है, कोई मिशन है, मिशन का मतलब ये होता है कि उसको बहुत सरकार बहुत फास्ट रूप से करना चाह रही है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। मिशन मोड में, जैसे बोलते हैं ना सरकार मिशन मोड में है, अब तो बस उसका ठान लिया, उसको करना ही है वो चीज़। ठीक है, के संदर्भ में है प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मतलब आशा कार्यकर्ता होती है गाँव में। आप सब अगर मोस्टली होंगे गाँव से तो आप जानते होंगे। ठीक है, आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखो मैं इसके बारे में पहले बताता हूँ। पहले भी आशा कार्यकर्ता याद रखना कि बहुत कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगते हैं। जैसे मुझे याद है जहाँ तक मेरे गांव में ऐसा है जो 5वीं पास है, वो है। ठीक है, आशा कार्यकर्ता उनसे, हाँ अब हो गया होगा शायद, हो सकता है कि हर राज्य में डिफरेंट भी करे। ठीक है, पर मुझे अच्छे से पता है वो 5वीं पास से थी, तो उसके आधार पर उसका हुआ था। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अभी इसका ध्यान से समझना, प्रशिक्षित, ठीक है, वो ट्रेंड होगी, मतलब उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है आशा। ठीक है, अब सब ऐसी बात है, कम पढ़ी लिखी है, गाँव में काम करती है। ठीक है,
अब एक और चीज़ ध्यान से समझना, अब इसी से अपन लॉजिक क्रिएट करेंगे और इसी से इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना। देखो यहाँ पे स्वास्थ्य की बात की गई थी, और ये मुझे बताओ साथ में उनके साथ चली जाती है, क्योंकि इसको पैसा मिलता है। जैसे ऐसा होता है कि डिलीवरी में 1000 रुपये इसको मिलता है, अगर जितनों, क्योंकि भारत क्या कर रही है, संस्थागत डिलीवरी को उसको बढ़ावा दे रही है। तो मुझे बताओ ये मतलब कम पढ़ी लिखी है तो कर सकती है ना ये काम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम लॉजिकली बात है, पॉजिटिव बात है, और अपन पॉजिटिव सेंस से भी उस तरीके से भी लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। गर्भावस्था के प्रारंभिक संशोधन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, ये भी नॉर्मल बात है कि भाई सरकार ने बोला कि ये दे दो जाके, जो भी गर्भवती है कर सकती है आराम से, इसमें कोई हाई स्किल हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आगे देखो, पोषण और प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, हाँ ये भी बात है भाई, आपको क्या डाइट लेना चाहिए, अब आपका मान लो कि इतना महीने का बच्चा हो गया तो उसको क्या खिलाना चाहिए, नॉर्मल सारी बातें, ठीक है, ये भी हेल्थ की बातें। अब मुझे बताओ बच्चे का प्रसव कराना, भाई ये इसके लिए तो अपने को कौन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे बताओ ये कैसे कर पाएंगे, ये तो 5वीं पास होती है, मुझे बताओ हाउ इट इज़ पॉसिबल, प्रसव कराना है आपको, ये चीज़ याद रखना। तो ये गलत होगा और अपने सही होंगे, तो ये लॉजिकली याद रखना हमेशा। अब देखो ये मैंने कितनी बार बोला, 99 एक्ट हो गया और 1935 एक्ट हो गया। देखो ये है ना NCERT में, हिस्ट्री के NCERT में पढ़ोगे वहाँ मिल जाएगा आपको, ये मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने बोला तो पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तो मैंने बोला ही था उस दिन कि उस टाइम क्या हुआ था कि सीमित जो है लिमिटेड पावर दे दी गई थी प्रांतों को, वहाँ पे भी इलेक्शन होने लग गए थे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है डिवाइड की सिस्टम यहाँ से शुरू होता है, एक नॉर्मल चीज़ है। चलो ठीक है, मान लो नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे UPSC मान लो नहीं पता आपको कि कैसा हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। अब मैं ध्यान से समझ रहा एक चीज़ देखो, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, मुझे बताओ ये कब होता है, याद करो 1905 का बंगाल विभाजन होता है, उसके बाद में जो है ध्यान से समझना मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना होती है 1906 में, ठीक है। फिर ये जाते हैं माले मिंटो के पास कि हमें भाई बंगाल विभाजन में देखा गया कि जो है देखो मतलब देखो यहीं से स्टार्ट होता है भारत और मतलब हिंदू मुस्लिम की जो है यूनिटी ख़त्म हो जाती है। कारण ये होता है कि बंगाल में जब उस टाइम इसका विरोध किया जाता है बंगाल विभाजन का, तो उसमें जैसे गणेश मूर्तियों की पूजा करना इस तरीके से चला था, तो इनको उस टाइम जो मुस्लिम थे वो लोग डर गए थे। दूसरी बात अंग्रेजों ने क्या खेला, तुष्टिकरण की नीति खेला उस टाइम, तो ये जाते हैं तो फिर 1909 में ही इनको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है, ना कि 1919 में। जैसे आप दूसरा काटोगे ये गए काम से। अब ध्यान से समझना, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का संपूरक है। संपूरक मतलब ये सही है तो ये दूसरा जरूर सही होगा। क्यों होगा, देखो ध्यान से देखना। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायन शक्ति का हस्तांतरण, अब देखो यही तो बात है, द्वैध शासन की व्यवस्था कब आएगी, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रांतों को कुछ पावर दे दिया गया है विधायन शक्ति कानून बनाने का। तो याद करो कानून में कौन सा आता है, एक तो आता था गवर्नर के तहत जो होते थे और जो है दूसरा कुछ खुद कानून बना सकते थे। तो ये दोनों एक ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर 1/3 सही होगा। अब मैंने पहले बताया देखो ये माले मिंटो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये सब याद रखना, ये तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये सब हिस्ट्री का है, यहाँ पे आओ ये वाला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। अब देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा, 2020 में 2022 में, अभी देखो ये याद हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया गया है। देखो कितनी बार पूछा, कभी पूछ लेता है राज्यसभा के पास कौन सी स्पेशल पावर है, कभी लोकसभा के पास। तो मैंने क्या बोला था, राज्यसभा के पास क्या है कि अखिल भारतीय अगर सेवा आपको सर्जित करनी है तो उसके लिए राज्यसभा के पास ही स्पेशल पावर होता है। तो संसद को राज्य सूची में नियम बनाने, राज्य सूची में क्यों, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नियम बनाने, एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ओनली राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है, ये चीज़ याद रखना। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, ये चीज़ याद रखना। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की हो सकती है, ठीक है, ओनली तो राज्यसभा की नहीं है, ये तो अपने को पता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, तो ये भी याद रखना, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के पास होगी। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों को निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या को निर्धारित करना, ये भी याद रखना। अपने पढ़े थे ये चीज़, संसद है, संसद के मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के पास है, ना कि स्पेशल। तो ये स्पेशल पूछ रहा हूँ ओनली जो राज्यसभा के पास होती है। अभी देखो कितनी बार ये चीज़ पूछा है।
और अपन अब देखो ये दोनों चीज़ याद रखना, कौन स्पेशल है जो राज्यसभा के पास होती है, कौन ऐसी है जो ओनली लोकसभा के पास होती है। अगर ये दोनों याद है तो आप बना लोगे क्वेश्चन, और यूपीएससी ने इसी पे ही 3-4 क्वेश्चन पूछा है, इसी सेम लॉजिक पे। अब आओ देखो, ध्यान देखना, राष्ट्रीय है तो भाई सबाइक बात है, नेशनल लेवल पे होगा, पर ग्रामीण है। आजीविका मतलब सबाइक की बात है। देखो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कितनी बार बोलता हूँ क्वेश्चन से कैसे आंसर आता है। आजीविका है भाई, आजीविका का मतलब क्या होता है, आपका रोज दाल रोटी का खर्चा चल जाए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। आजीविका का मतलब ये होता है कि आप अपने भरण पोषण के लिए आप पैसे कमा सको, ऐसा नहीं कि आप इंजॉयमेंट करने के लिए। अब ये देखो, ये लॉजिक पकड़ना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है। मतलब सभी सी बात है, जो गरीब लोग हैं उनके पास आजीविका कमाने को सोर्स नहीं है, उसके लिए डिफरेंट छोटे छोटे काम चला देना ताकि अपनी आजीविका को पूरा कर सके। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव का पॉजिटिव अपन देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करना। मुझे बताओ, पहली बात, नए विनिर्माण उद्योग अगर आप ला दोगे तो स्वाभाविक बात है, इनमें क्या होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट लगता है, इसका स्वाभाविक बात है। इसमें तो ऐसा होता है कि अब देखो ध्यान से समझना, अब ग्रामीण निर्धन ग्रामीण व्यक्ति है भाई, स्किल की उनकी भी तो कमी रहती है ना। अब इसमें आप कैसे उसको दे दो। फिर दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, इसमें कृषि व्यापार केंद्र स्थापित, इसकी भी बात कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। बड़ी संख्या में क्या होता है, ये तो बहुत गलत बात है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरी बात मुझे क्या पता है, देखो एक चीज़, जैसे मान लो इसमें मैनेजर कोई पोस्ट पे लग गया तो उसको तो 1 लाख रुपये सैलरी मिल जाएगी ना, तो उसका आजीविका क्या है, वो एकदम भौतिक संपदा से युक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी बात है ही नहीं भाई। ठीक है, तो पहला जैसे काटोगे आप आंसर पे पहुँच जाओगे। ठीक है, आगे चलो, मान लो पहला अगर मान लो नहीं भी काट पाए, देखो यूपीएससी कैसे हेल्प करती है चीज़ समझो। अगर मान लो पहला नहीं काट पा रहे हो, तीसरे में आओ, कृषकों को निःशुल्क बीज तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उर्वरक कैसे दे दोगे आप, उर्वरक पे कुछ पैसे लगते हैं भाई, कितना महंगा पड़ता है, सब्सिडी देती है सरकार, फिर भी पैसा तो देना पड़ता है ना। दूसरी बात, डीजल कब से फ्री देने लग गए, पंप सेट कब से फ्री देने लगे, लघु सिंचाई संयंत्र ये मुझे बताओ, सरकार के पास मैंने कितने ये ट्रिक बताया है कि सरकार के पास भाई पैसे नहीं होते हैं। और दूसरी बात मैंने क्या बोला, सरकार अगर देगी भी पैसा, कुछ दे रही तो पॉजिटिव चीज़ के लिए देगी, ये नेगेटिव चीज़ है भाई। डीजल वीजल तो भाई सवाई से तो पॉल्यूशन फैला रहा है, कैसे दे देंगे आप, इसका बताओ। उर्वरक जो है ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव चीज़ के लिए पॉजिटिव चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है, ये तो नेगेटिव है, तो ये तो कभी आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, तीसरा वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखो, स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर, हाँ एकदम, देखो यही यूपीएससी ने क्वेश्चन रिपीट किया है। स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके, हाँ ये हुई ना बात, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बना दो ताकि लोगों छोटी छोटी आजीविका के सोर्स को तैयार कर सके, उनको लोन दे सके छोटा छोटा। कौशल विकास, उनको ट्रेनिंग सिखा दो, टेलरिंग सिखा दो, ठीक है, फार्मिंग करना सिखा दो थोड़ा बहुत, ठीक है, कुछ ना कुछ स्किल सिखा दो, वो ज़्यादा बेस्ट है ना, ये पॉजिटिव काम है, ये तो ज़रूर होगा। ठीक है, वही। अब देखो सबाइश बात, दूसरा तो सही है। अब पहला, अब अगर अपन पढ़ते हैं, अगर ये सही है तो ये तो सबाइश बात गलत होगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन कर, ये तो बड़े बड़े उद्योग लगाने की बात कर रहा है। ये बोला नहीं आप स्वयं सहायता समूह और स्किल उनको सिखाओ, तो ये ज़्यादा सही होगा ना दोनों में से, सबाइश सी बात है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये क्वेश्चन देखो, जीएसटी वाला, 13 वित्त आयोग के बारे में, सॉरी फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं जो है 13 वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशेषता है, एकदम क्लियरली डिफाइन है। अब मैंने कितनी बार बोला है वित्त आयोग का काम क्या होता है, कि भाई टैक्स का कैसे डिवोल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने कितनी बार बोला, आयोग जो होता है अनुशंसन के लिए बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो इसमें ये चीज़ पकड़ो, भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना। मुझे बताओ, लाखों नौकरियां सृजन ये सही करता है, ये भाई ये अनुशंसा देता है, टैक्स कैसे डिवाइड होगा, ये दूसरे टाइम पीरियड 10 वर्षों में तो अब उन्हें पता है कि जो डाटा होता है गलत होता है। भाई सरकार क्या करेगी अगर यही रोजगार देने लग गया तो। ठीक है, अब इसे ऑटोमेटिक पता लगे पहला सही है। वस्तुओं और सेवा पर कर टैक्स लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबंधित क्षतिपूर्ति पैकेज, ये तो एकदम नॉर्मल बात है, एकदम सही पता है अपने को। ठीक है, अब आगे बढ़ो। केंद्रीय करों की एक निश्चित अंश का स्थानीय निकाय को भुगतान के रूप में स्थान, मैंने कितनी बार बोला, अगर जन नॉर्मल स्टेटमेंट है एक यूज हो रहा तो 100% वो सही होता है, ये चीज़ याद रख लेना। देखो मुझे यहाँ तक पता 90% हमेशा सही होता, जब एक बार गलत कब होता जब वहाँ एक्सट्रीम वर्ड जोड़ देगा यहाँ पे,
ये तो मोस्टली सही होता है, ये चीज़ याद रख लेना। सर इंग्लिश में तो 1 लिखा हुआ ही नहीं है। अरे इसका मीनिंग समझो ना। देखो ड्यूरेशन ऑफ ए ये क्या है, मैं उठा के फेंक दूंगा, ये ए का इसके इसके किसके लिए यूज होता है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आ जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब याद करो, देखो ये है ना, ये आपको ऑप्शन याद रहे ना, मैं फिर बार बता रही हूँ, ऑप्शन याद रहे, ट्रिक कौन से लग रही है, कहाँ पे क्या लिख रहा है, अगर ये लॉजिक याद रहे आपको, मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको जो मैं ट्रिक बताते जा रहा हूँ, कौन सा भाई फैक्ट होता है तो कैसे यूपीएससी गलत कर देती है, ये सारी चीज़ें याद रखना। कौन सी विधियाँ भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आते हैं? ये क्वेश्चन यूपीएससी 3 से 4 बार पूछा है, ये चीज़ संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है। अब देखो मैंने कितनी बार बोला कि कभी भी जो इस टाइप के क्वेश्चनों में सारा आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक डिमांड पर सब कुछ सैली होगी। ये चीज़ समझो, कभी भी सारी की सारी सैली होगी, कभी नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाओ इधर, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। भाई वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? बजट में तो सभी सी बात है, होती है। और आप सरकार कितना पैसा है, कहाँ से आ रहा है, कितना जाएगा, किस मिनिस्ट्री को कितना मिलेगा, तो ये तो सब रहता है ना। तो संसदीय कंट्रोल रहता है, नहीं रहता है? इसमें मतदान भी होता है, सब कुछ होता है, संसदीय कंट्रोल है एकदम 100% ये तो आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अगला पढ़ो, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। ये भी एकदम सही बात है, आर्टिकल 117 और 114 के बीच विनियोग विधेयक, ठीक है, इसी के द्वारा पैसा निकाला जा सकता है। भाई सबाइश बात है, अगर संचित निधि से मुद्रा निकालनी है तो याद रखना, विधेयक पारित करोगे तो सबाइश बात है, आपको लोकसभा से गुजरना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे संसद का नियंत्रण हुआ एकदम 100% हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदानों का प्रावधान, हाँ ये भी तो यही चीज़ बोलता है ना। याद करो, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो क्या करती है? यही तो काम करती है ना। तो सबाइश बात है, संसदीय नियंत्रण हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। लेखानुदान कमेटी जो होती है वो सब सारी चीज़ें क्या करती है? भाई कितना पैसा आया, क्या सही पैसों का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, एकदम सही बात है, ठीक है। आगे, संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाना, ये बात भी सही है। भाई फाइनेंस जब विधेयक आएगा तो ये वाली बात और ये वाली बात एक ही बात कह रहा, एकदम सही बात है। इसमें तो जब वो भाई संसद में आएगा तो, दूसरी बात संसदीय नियंत्रण जब संसद में आ रहा तो संसदीय कंट्रोल तो हो गया ना इससे। तो आंसर तो अपन पहुंच गए। अब मान लो कि भाई तीसरा क्यों गलत? अब देखो मैंने बताया था ये क्वेश्चन जो है आगे जाके 2 बार रिपीट हुआ, 2020 में डायरेक्ट आया है। अब ये क्या बोला, आगे देखना, ध्यान से देखना, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा, ठीक है, समग्र आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रमों का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षी पुनर्वलोकन। अरे ये तो ये चीज़ बताता है, ये मतलब जैसे FRBM एक्ट है ना, उसी के बारे में है। तो FRBM एक्ट क्या बताता है? भाई आपको जो है डेफिसिट इतना रखना, तो ये से ही कंट्रोल करता संसद इसमें। ये तो बस ये बताता है कि इतना होना चाहिए, तो ये चीज़ याद रखना। और दूसरी बात देखो, मैंने कितने में बोला, जो डिपार्टमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, ये संसदीय बजट कार्यालय दिया है। और दूसरी बात एक और चीज़ मैं बताता हूँ, भारत में ये है ही नहीं, ये इंग्लैंड में है, भारत में होता ही नहीं है ये चीज़ याद रखना, ये भारत में है नहीं, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोला, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री हमेशा गलत होते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो वो लॉजिक भी याद होगा तो आप कर लोगे, ठीक है। और तो ये सब है हिस्ट्री के क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। अब नहीं मिलेगा इसमें क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ना कैसे चीज़ें जो होती है, कैसे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, क्या होता है, किसके पीछे क्या लॉजिक होता है, ध्यान देखना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? अब 0.001 भी प्रभाव डाल दिया तो वो होगा, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या हो गई? वाइड हो गई ना। ये शिक्षा पर देखो, हो सकता है कुछ चीज़ें होगी जो डायरेक्ट होगा, जहाँ पे डायरेक्ट मेंशन होगा शिक्षा के बारे में, कुछ हो सकता है इनडायरेक्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। देखो जैसे 7वीं सूची है, 7वीं सूची में याद रखो केंद्र सूची होती है, सेंट्रल होती है, स्टेट होती है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में याद करो एजुकेशन उसी में आता है, तो इसमें तो दिया है, डायरेक्ट मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये तो पाँचों तो जरूर आएगा। अब आगे पढ़ो, अब आ जाओ तुम राज्य की निधि निर्देशित तत्व याद करो। मैंने बताया था आर्टिकल शायद 45, हाँ आर्टिकल 45 है, यहाँ पे 0 से लेकर 6 साल के बच्चों की एजुकेशन की बात की गई है, ये भी डायरेक्ट है, दिया है, ठीक है। अब देखो मैं कितनी अभी याद रखना, जब प्रभाव डालने की बात आती है तो मोस्टली सारे क्वेश्चन आते हो आंसर अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिया हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन दिया तो पहला और 5वें में तो आया है, तो ये भी गया काम से। अब देखो मुझे बताओ 5वां और 6ठा, ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति एरिया की बात करता है। मुझे बताओ कि जनजातियों को ओनली आप एजुकेशन नहीं दोगे,
आप खुद ही सोचो, एक सिंपल सी बात लॉजिक है भाई, वहाँ एजुकेशन दोगे ना, आप क्यों नहीं दोगे? ठीक है, ज़रूर होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि विदाउट एजुकेशन उनका काम चल रहा है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, हाँ इसका 11वीं और 12वीं अनुसूची में याद करो, जिसमें जैसे 11वीं में 29 विषय हैं और 12वीं में 18 विषय हैं, जिसमें एजुकेशन की बात की गई है दोनों में। तो ये चीज़ याद रखना। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो भाई समझ बात है, जब क्वेश्चन की डिमांड वाइड हो तो ऑल आंसर होगा। बस अब मैंने कितनी बार बोला, जब क्वेश्चन की डिमांड वाइड हो, ठीक है, और ऑप्शन इस तरीके से बने हो सिंपल वाले, एक एक वर्ड वाले, याद रखना वो सारे के सारे सही होते हैं। ये चीज़ ऑब्जर्व करना आप। इसको घुमा के देने में उनको नहीं आएगा ना। भाई स्वाभाविक सी बात हो, कोई भी चीज़ हो। अब देखो दूसरी बात है, हाँ ये चीज़ समझो ध्यान से, चलो एक और लॉजिक है इसके पीछे। अगर मान लो उसने यूपीएससी बोलता है कि भाई ये नहीं है, जैसे मान लो ये नहीं है, मुझे बताओ ये इसको इंश्योर करने के लिए ना एग्जामिनर को जाके देखना पड़ेगा, जो वो एक्ट जाके देखना पड़ेगा, उसका एक एक प्रोविज़न जाके देखना पड़ेगा। कहीं उसका सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्सप्लेन करके अलग से कुछ रूल नहीं तो बना दिया, सरकार ने कोई अलग से रूल नहीं बना दिया, तो एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाता है पेपर में कि वो एक एक चीज़ देख रहा है ना नेवर। तो हमेशा ये चीज़ लॉजिक हमेशा याद रखना। वो अगर इतना डीप में जाने लगा तो वो खुद ही पागल हो जाएगा पेपर बनाते बनाते। आप खुद ही सोचो, अगर कोई व्यक्ति वो उसके सामने जो होता है उसी के बारे में वो देखता है बस। अब इधर आ जाओ, देखो ये वाला क्वेश्चन। अब देखो लॉजिक हमेशा काम करता है इन। आप देखो मैं फिर बताओ, हो सकता है आप जो ये क्वेश्चन है ना केक के बारे में इतना आप लक्ष्मीकांत में भी पढ़ो तब नहीं मिले आपको, पर अगर आप लॉजिक समझोगे भाई केक क्या काम करता है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। अब देखो ध्यान से देखना, लोक निधि के फलोत्पादक, ठीक है, और आशासित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ, अभी यहाँ पे दे दिया ये क्या काम करता है। लोक नीति को फलोत्पादक मतलब भाई प्रोडक्टिव बना रहा है। अब देखो कोई चीज़ प्रोडक्टिव कैसे बनेगी भाई, जो चीज़ सही चीज़ के लिए आई है वहीं लगे। जैसे मान लो एजुकेशन लोन ले रहा है तो बच्चा एजुकेशन लेके पढ़े, आगे जाके इनोवेशन करे, देश को फायदा पहुंचाए। अब पता लग रहा है कि वो एजुकेशन लोन तो ले लिया है परंतु वो क्या कर रहा है कि दारू पी रहा है, तो नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो भी डिपार्टमेंट अगर पैसे ले रहा है तो उसका सही उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करता है। आशासित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कार्यालय के क्या महत्व है। महत्व तो सभी बात है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस सभी बात है मतलब पॉजिटिव कार्य इसका पूछ रहा है। अब ये चीज़ ध्यान से समझो, मैंने कितनी बार बोला जब ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस सब कुछ तो नहीं होगा, और मैंने कितनी बार बोला सारे ऑप्शन कभी आंसर नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चनों के कभी भी सारे आंसर नहीं होते। और मैंने मोस्टली क्या बोला, 4 होता है, 2 होने की सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड होती है ये चीज़ याद रखना। अब देखो एक तो ये चीज़ हो गया, ठीक। अब देखो ये एक एक स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं, ठीक। केक जो है संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। मुझे बताओ यहाँ पे सिंगल फैक्ट है, अभी गलत हो सकता है आराम से इजीली, राष्ट्रपति की ओर से भी तो हो सकता है ना, ठीक है। ये सोचना आपको, मतलब भाई हो सकता है ना गलत। अब दूसरी बात, एक चीज़ मैंने कितनी बार बोला, नियंत्रण रखना इज नेगेटिव चीज़, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। अब ये देखो नियंत्रक है और एक नियंत्रण है। अब इसमें एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, इसको देखो अपन क्या बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इसका मतलब हुआ ना नियंत्रक महालेखा परीक्षक, केवल जांच करता है सर। और अब वही ना, नियंत्रण करना तो एक नेगेटिव चीज़ है, ये चीज़ याद रखना, नियंत्रण करना नेगेटिव। और ये कंट्रोल रखता है पब्लिक अकाउंट सर। हाँ ठीक है। अभी आगे देखो, देखो कैसे यूपीएससी गेम कर दे। एक तो यहाँ पे आराम से चेंज हो सकता है, ठीक। नियंत्रण करना नेगेटिव चीज़ होती है, मैं फिर बार होता हूँ ये चीज़ याद रखना, नियंत्रण करना नेगेटिव है डेमोक्रेसी में। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। अब देखो एक चीज़ क्या हो गया, ये बोला कि जब केक जो है संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है, ठीक। नियंत्रण रखना तो पहले नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। जब जो है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता हो। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखा है, अरे ये तो भाई हमेशा काम करेगा ना, ओनली राष्ट्रीय आपात घोषित होगा तभी करेगा क्या, ये तो नेगेटिव है भाई। स्वाभाविक सी बात है कि हमेशा भाई ये नॉर्मल प्रोसीजर उसी में भी तो करेगा ना, ओनली उसी टाइम से ही करेगा, ठीक है। अब आगे देखो, की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति पर विचार विमर्श करती है। एकदम पॉजिटिव बात है, ये तो मैंने बोला था, तभी तो इसका जो है प्रोडक्टिव यूज होगा। के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है। कैन वाला सही है एकदम, जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून उल्लंघन किया। एकदम सही बात है। मुझे बताओ, जैसे केग ने रिपोर्ट जांचा कि इस मंत्रालय का ये मंत्री है जो धोखाधड़ी कर रहा है। अब मुझे बताओ क्या सीबीआई जो है, ईडी है, ये जो सब जाएगी उसके पास जाएगी नहीं? क्यों नहीं जाएगी भाई? जब इसने केग ने घोषित कर दिया कि भाई ये घोटाला चल रहा है तो वो क्यों नहीं कर सकती? ये बोला कर सकती है तो क्यों नहीं करेगी भाई? जरूर करेगी।
तो भाई दूसरा और तीसरा सही होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब आगे देखो, के की ऐसी निश्चित, अब बस ये चीज़ याद रखना, गलत, निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षक, और मैंने कितनी बार एंड लगा रहा है तो गलत करने का प्रयास कर रहा है, और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये इसका पावर नहीं है भाई, ये चीज़ हमेशा याद रखो। अब निश्चित बोल दिया है, दूसरी बात है अभियोग लगा सकता है, ये नहीं। अभी अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्यों आता, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है भाई, ये तो खुद ही लगा देता ना, ये तो खुद ही सोचो, यहाँ पे फिर ये स्टेटमेंट देने का क्या मतलब हुआ, ये खुद ही बोला, यहाँ पे तो खुद ही सज़ा दे रहा है, यहाँ पे बोला कि वो जो अन्य जो होगा वो जांच एजेंसी है उसका जांच करेगी, ये तो गलत बात होगी ना। तो ये चीज़ याद रखना, थर्ड और फोर्थ कॉन्ट्राडिक्शन भी है, कॉन्ट्राडिक्शन तो ये ऐसे कट जाएंगे, और तीसरा चौथे में जरूर एक सही होगा, दूसरा तो एकदम सही बात है, तो ये चीज़ भी याद रखना। और शब्द भी होता है ऑडिट जनरल, यानी कि ऑडिट करने का मतलब केवल होता है केवल आप जांच कर सकते हैं। बस वही ना, आपका अभियोग, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से आ गया आपके पास। अभी देखो यूपीएससी 2019 में भी क्वेश्चन पूछा, जननी सुरक्षा योजना, 2023 में भी पूछा, अब बार बार इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है, कार्यक्रम का क्या प्रयास है, ध्यान से समझो। पहले जननी कौन होता है, माता। ठीक है, सुरक्षा योजना, तो सब ऐसी माता और बच्चा दोनों की बात करेंगे, दोनों स्वस्थ रहे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, योजना कार्यक्रम का प्रयास है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चीज़ है, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, एकदम भाई एकदम पॉजिटिव बात है। इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है, अस्पतालों में डिलीवरी होनी चाहिए, सब ऐसी बात है, इसका तो टारगेट होगा ही ना, तभी तो महिलाएं, देखो पहले महिला क्यों मरती थी, घरों में डिलीवरी होती थी, महामारियाँ फैल जाती थी, तो बहुत सारी महिलाएं मर जाती थी। इनके प्रयास करने के लिए तो ये योजना लाए हैं, ताकि महिलाओं को जो है प्रसव कहाँ पे हो, अस्पतालों में हो। एकदम सही बात है, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है, ये जैसे पॉजिटिव बात है ये तो गया। अब आगे बढ़ो, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माँ को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला 2000 दे दो, 3000 दे दो, पर इन्होंने बोला आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, तो भाई करवा, जैसे अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशन डेवलप पे 5000 ऐसे मिलते हैं। देखो नॉर्मल बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉर्मल पॉजिटिव बात बोल रहा है, ऐसा नहीं बोला कि हाँ इतना पैसा देंगे ये है वो, वैसे नहीं, बस आर्थिक सहायता एकदम। हाँ तो ये बात तो सही है। और तब मुझे बताओ, देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी लोग है ना थोड़ा सा उनको अगर लोभ दे दो तो वो लोग काम करने लग जाते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब इसके पीछे मैं एक थोड़ा केस स्टडी बताता हूँ ना। अभिजीत जो बनर्जी थे, जो याद करो जिनको इकोनॉमी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनको, तो उन्होंने एक स्टडी किया था भारत में, भारत के लोगों का माइंडसेट क्या है। ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच। हाँ देखो ध्यान से समझना है उसको। तो उन्होंने क्या किया, जो राजस्थान का एक ज़िला चुना, बहुत पिछड़ा ज़िला था, मैं उसमें उन्होंने क्या किया, टीकाकरण था, वो टीकाकरण था, जैसे बच्चों का टीकाकरण, ये सारी चीज़ें। ठीक है, टीकाकरण प्रोग्राम था। तो देखा कि टीका लगाने कोई नहीं आ रहा है, और ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी समस्या भी है, बच्चे मर भी जाते हैं, फिर भी टीका लगाने कोई नहीं आ रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि टीकाकरण के साथ उन्होंने दाल जोड़ दी, कि दाल मिलेगा उनको। ठीक है, अब दाल में प्रोटीन भी होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, तो दाल में प्रोटीन भी होता है, और सरकार का ये मिशन भी होता है, तो इसलिए यूपी में देखो दाल वाल बांटी जाती है, दलिया बांटा जाता है, ये सब। अब जैसे गाँव में पता लगा कि दाल बांटी जा रही है, बस सब लोग, फिर तो उन्होंने बोल दिया नहीं पहले आपको टीका लगाना। अरे हाँ टीका लगा दो, कोई नहीं, बन दाल दो हमें तो फिर उसने एक ये निकाला कि आप है ना, सरकारी जो योजनाएं होती है उसका आउटकम इसलिए नहीं आता कि सरकार सिंगल वे थॉट, मतलब सिंगल वे उनका थिंकिंग होता है। आप चीज़ों को मल्टीपल सोचो। अब देखो इससे क्या हो गया, एक तो नेशनल जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है वो भी अपना कंप्लीट हो गया, साथ में टीकाकरण भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी चाहिए जो भी अगर ब्यूरोक्रेट होते हैं या गवर्नमेंट को, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। सर हेल्थ सेक्टर के और जो ये आंगनबाड़ी टीका वाली रहती है, हेल्थ सेक्टर और आंगनबाड़ी एक साथ बैठती है और अलाउंस करवा देती है। हाँ तो वही ना, वही चीज़ याद रखो। अब तो वही चीज़ यहाँ पे हो गया, तो भाई सब ऐसी बात है, थोड़ी बहुत सहायता कर देंगे ना तो ऑटोमेटिक लोग जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे पैसे मिलेंगे, आप विश्वास नहीं करोगे, गाँव में तुम ना 1000 रुपये दे दो, फिर कुछ भी करवा लो उनसे, वो करेंगे आराम से। ये चीज़ याद रखो। तो सरकारी छोटी छोटी मदद है ना, अपने को तो यहाँ ऐसा लगता है कि यार वो, जैसे अभी मान लो 6000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं, भाई वो 6000 का बहुत बड़ा रोल है गाँव में, बहुत बड़ी भूमिका है। सर खेती में ही है। एक बार बिहार में ना सर सरकार ने बोला था कि मैं सभी को डीटीएच फ्री में दूंगा, तो सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया कि हाँ मुझे लेनी है। उसके बाद उन्होंने निकाला कि ठीक है ये डिश टीवी उन्हीं को कनेक्शन मिलेगा जिन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया होगा तो सब लोगों ने बिजली का कनेक्शन लिया। हाँ सही बात है, वो बता रहा हूँ, प्रोत्साहित करने का तरीका होता है। चलो ठीक है, देखो दूसरा सही है। अब आगे बढ़ो, गर्भावस्था और, अब देखो मैंने कितनी में बोला, जहाँ एंड लगा तो गड़बड़ी कर रहा हो, और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना। मुझे बताओ, पहली बात तो सब महिलाओं को वेतन मिलता है?
कहाँ मिलता है? मुझे बताओ, जो घर में बैठी है उसको कैसे पैसे दे दोगे आप? मुझे बताओ, उसकी वेतन हानि कैसे हुई? जो घरेलू महिला है उसकी वेतन हानि कैसे हुई? उसको कैसे पैसे दे दोगे तुम? तो ये तो इलॉजिकली हो गया ना, इलॉजिकली हो गया तो ख़त्म बात। अरे मैंने कितनी बार बोला, सरकार की आर्थिक सीमा होती है। अब सब महिलाओं को सरकार पैसे देने जाएगी? इम्पॉसिबल है। अभी बोलो गर्भावस्था और प्रसूति दोनों के, तो ये दोनों पीरियड जोड़ोगे तो भाई 24 महीने हो जाते हैं लगभग। तो मतलब स्वाभाविक बात है, ये लॉजिकल बात है ना। चलो आ जाओ, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय, अब मैंने कितनी बार बोला, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरी बात देखो, जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से आंसर होगा। ये तो दोनों ऐसे कट गए, देखते क्यों कट रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। अरे ऐसा कुछ ही नहीं है, 6 महीने तक वो बन सकता है, फिर बाद में 6 महीने का सदस्य होना जरूरी है। आवश्यक याद रखना, ये देखो अभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आवश्यक रूप से लोकसभा सदस्य होना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो, मनमोहन सिंह तो राज्यसभा से आए थे। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। अरे नहीं सोचो ना, ये हमेशा याद रखा करो, राज्यसभा से मनमोहन सिंह आए थे, तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, अब आगे देखो, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। ठीक है, एकदम सही बात है, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। हाँ, एकदम सही बात है। ये क्यों गलत हुआ? जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। देखो यहाँ तो एकदम सेम है, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का, बस यहाँ पे स्पेसिफिक दे दिया। अरे नहीं, किसी भी एक सदन का हो जाएगा तो बन जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, नॉलेज भी ट्रिक लगेगी, सिर्फ ट्रिक से भी नहीं हो सकता कुछ। अरे तो भाई अब इसका मतलब तो ये तो वही बात हो गई, तुम बिना गोभी के तुम गोभी की सब्जी बना दोगी? यूपीएससी का एग्जाम दे रही हो, अरे तो कर सकते हो। अरे शिवानी, मुझे बता, बिना गोभी के गोभी की सब्जी बन जाएगी? अरे तो भाई नहीं ना, तो बस तो वही चीज सोचना ना, आप नॉलेज रखना। अनिल कपूर वाली मूवी है ना, अनिल कपूर वाली मूवी में पहले वो ऐसे बन जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद वो इलेक्शन में चुनाव में जीतते हैं, तब जाके फिर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो बात ही सही है। अब इधर देखो, ध्यान से देखना, परिसीमन आयोग मुझे बता 2024 में आया नहीं आया? अगर ऐसे थीम वाइज काम करो तो कहाँ क्वेश्चन जाएंगे मुझे बताओ? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है अगर आप थीम वाइज काम कर रहे हो तो। पहला ही क्वेश्चन था मेरे तो उसका सीरीज का। चलो ठीक है, अब ध्यान से समझना, परिसीमन आयोग। देखो आयोग मैंने कितनी बार बोला, पहली बात ब्यूरोक्रेट होते हैं, रिकमेंडेशन देने के लिए बनता है, ये चीज़ हमेशा याद रखो। परिसीमन मतलब लिमिटेशन कर रहा है, लिमिट कर रहा है, डिफाइन करता है, ये चीज़ याद रखना है। संसदीय सीमा होते हैं उनको डिफाइन करता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक भी है। देखो परिसीमन है, जैसे मान लो कि अभी जम्मू कश्मीर के लिए गठित होता है, यूपीएससी ने इसलिए क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का उसने डिफाइन कर दिया कि ये एरिया है जो होगा। अब देखो बहुत बार देखो ना, दोनों चीज़ें चलती है, अब डिपेंड करता है सरकार किसकी है ना। बहुत बार है ना, तुम्हें पता है इसके द्वारा भी सरकारों को गिराया जाता है। गिराने मतलब जैसे मान लो, ध्यान समझना, मैं एक लॉजिक बताता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा क्षेत्र है जहाँ से मैं हर बार चुनाव जीत रहा हूँ, परंतु ये देखो ना, तुम्हें क्या लगता है भाई, बहुत माइक्रो लेवल पे स्टडी होती है। अब जैसे मुझे यहाँ पता लगा, जैसे मान लो मैं हिंदू हूँ, ये एरिया जो है मुसलमानों का, ठीक है, ध्यान से समझना, और इधर वाला जो एरिया पूरा मान लो हिंदू है, ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ यहाँ पे हिंदू रहते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि ताकि माइनॉरिटी हो जाए यहाँ पे, अगर भाई ये हिंदू वोट पे जीत रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस एरिया को ऐसे जो है, जब मैं ये डिलिमिटेशन कमीशन बनता है तब मैं ऐसे कर दूंगा, तो इसमें क्या हो जाता है, फिर 50-50 हो जाता है हिंदू मुस्लिम, तो फिर इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो ऐसा किया जाता है, ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ बहुत कुछ नौटंकियाँ होती है, ये चीज़ याद रखना। हराने के लिए बहुत सारे तो हर बार थोड़ा ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज होती हैं। हर बार तो नहीं होती, परंतु ये चीज़ याद रखो कि जब भी हो रही है तो उसमें ये मद्देनज़र रखा जाता है। तुम्हें क्या पता है पॉपुलेशन कितनी कास्ट की है, कौन सी कास्ट है, ये बहुत रखा जाता है डाटा। और कौन अगर वहाँ से कोई जीत रहा है तो वो क्यों जीत रहा है, सब कुछ स्टडी होती है। ठीक है, चलो वो तो एक अलग बात होगी। तो मेरे कहने मतलब है कि जब मान लो कैसे डिफाइन कर दिया, तो कास्ट बेस्ड डेटा तो हमारे है ही नहीं ना। क्या बात करें, सरकारों के पास, सबके पास होते हैं, तुम्हारे पास नहीं है ना। और मुझे तुम क्या हो गए हैं, क्वेश्चन बना था परिसीमन कितने ना, 4 बार हुआ था। 2002 वाला काउंट होगा, वो आंसर हुआ था फिर भी। तो और क्या, अरे अमेंडमेंट की बात बोला था ना उसने।
चलो ठीक है, देखो परिसीमन आयोग के संदर्भ में देखिए ध्यान से देखना, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मुझे वही बताओ, अगर मान लो कि ये इन्होंने ये डिसाइड किया, ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो उसको हानि हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा, तो कभी डिफाइन होगी, कभी हो ही नहीं पाएगा, कभी इलेक्शन ही नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। देखो ये दोनों एक ही बात कर रहा है, और बात करने का कारण क्या है, अगर आपकी इनकी अनुशंसाओं को अगर चैलेंज करोगे तो सभा कभी चुनाव होंगे ही नहीं, क्योंकि डिस्प्यूटेड मामला तो हमेशा बना रहेगा। ये चीज हमेशा याद रखना। ये परिसीमन आयोग में तीनों शामिल होते हैं क्या सर, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा? अरे भाई डिपेंड करता है ना, जैसे विधानसभा के लिए बन रहा तो विधानसभा में प्रस्तुत होगा ना, लोकसभा के लिए बन रहा तो लोकसभा, राज्यसभा का सेल ही बनता है, राज्यसभा के लिए नहीं बनता, ये चीज़ याद रखना, लोकसभा और विधानसभा के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला देखो ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार, अब देखो ध्यान से समझना, भारतीय संविधान के अनुसार दे दिया तो सारे तो क्वालिटी क्वेश्चन ज़्यादा है तो क्या है उसमें, करो चुपचाप। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किन को सदन के पटल पर रखवाएगा। अब मैंने कितनी बार बोला, सारों को तो नहीं रखा जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा। दूसरी बात एक चीज़ ध्यान समझना, संविधान के अनुसार है, मनमानी मर्जी नहीं चलेगी, स्पेसिफिक डिमांड है क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो संघ वित्त आयोग, मुझे बता वित्त आयोग का संविधान में मेंशन है या नहीं है, तो है तो रखाएगा, 100% ये रखवाएगा, गया काम से ये। अब यही पकड़ना था इसमें, अगर ये आपने पकड़ लिया भाई संविधान के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उन्हीं के लिखवाएगा। लोक लेखा समिति मैंने कितनी बार बोला, ये संविधान का पार्ट नहीं है, संविधान में है ही नहीं, ठीक है। अब मैंने कितनी बार बोला केक की रिपोर्ट रखी जाती है, केक का तो है संवैधानिक पद है, और ये जो है केक के जो है उसका जांच करती है, ना कि इसकी जो रिपोर्ट वहाँ पे रखी हुई जाती है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे जो है केक का आता है, इन्होंने लोक लेखा को डाल दिया। दूसरी बात अपने पता लोक लेखा जो संविधान का पार्ट नहीं है, तो संविधान का पार्ट नहीं है तो सबसे बताइए तो गया काम से, जैसे दूसरा काम से गया अपना ये ऑप्शन आ गया। अब आगे देखो, नियंत्रण महालेखा परीक्षा प्रतिवेदन को हाँ क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि ये याद रखना किसका इसका संविधान में मेंशन किया गया है। दूसरी बात एक और चीज़ याद रखो, देखो ये मैं फिर बार बताऊँ, ये कॉन्सेप्ट सीखो, ये क्वेश्चन में क्यों दिया रहता है। दूसरी बात देखो इन दोनों में से एक ही होगा ना, नियंत्रण महालेखा परीक्षा, इसका भी, इसका क्या मतलब हुआ, ये तो हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, हाँ ये है संवैधानिक है, तो संवैधानिक है तो 134 होगा, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये चीज़ वो कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो हमेशा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब देखो ये क्वेश्चन का 3 से 4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछेगा यूपीएससी। जॉइंट सेशन मैंने कितनी बार बोला, नहीं तो संवैधानिक संशोधन होता तब भी नहीं होता है, ठीक है, नहीं धन विधेयक पे होता है, नॉर्मल बिल पे हो सकता है, ठीक है, और फाइनेंस बिल पे भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में होगा एकदम 100%, धन विधेयक पर नहीं, संविधान संशोधन पर नहीं, ये चीज़ याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, इसमें एक लॉजिक लगता है। देखो एक और चीज़ सीख लो, इसमें जो है ओनली राज्यसभा के पास लोकसभा के पास पावर रहती है, इसमें याद रखना लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के पास पावर होती है, ये भी पता होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, जिला लेवल पे चल रहा है, ग्रामीण विकास के बारे में अभिकरण है, ठीक है। भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद कर रहा है, ध्यान से समझना, पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। ग्रामीण निर्धनता को कम कर रहा है, गरीबी को कम कर रहा है, ध्यान से समझना ये चीज़ है ना। ये क्या बोला है, DDRA देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में, ठीक है भाई, पिछड़े क्षेत्र कुछ हो सकता है, पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। मुझे बताइए ये बात मैंने कितनी बार बोला, डेमोक्रेसी में संस्थाओं को ज़्यादा महत्व होता है, डिपार्टमेंट इन सब चीज़ों का नहीं। ये तो यही बात होगी तो बहुत नेगेटिव बात होगी, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ हो गया कि पंचायती राज संस्थाओं की जगह ये काम कर रहे हैं। सोचो कितनी घटिया बात है ये तो वही हो गया कि लोगों से सत्ता आप छीन के एक किसी संस्था को, किसी उसको दे रहे हो, आप किसी व्यक्ति को दे रहे हो। भाई इसका कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, DM हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हुआ ना। देखो हमेशा ये चीज़ याद रखना, DDRA विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, ठीक है, निर्धनता और कुपोषण। अब देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से, यहाँ निर्धनता बोल रहा है, एंड लगा रहा है, तो गलत करने का प्रयास कर रहा है, ये चीज़ याद रख लेना। कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, अच्छा, और अब देखो उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करता है। अरे वाह वाह वाह, डिटेल सॉल्यूशन है, फालतू की बात है। एक चीज़ याद रखना, डिटेल ये सब चीज़ें काम होती ही नहीं। डिटेल क्या होता है आप खुद ही सोचो, इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो क्या आप?
ठीक है, ये चीज़ आप वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है। पहली बात निर्धनता को हटाने की बात है, निर्धनता हटाने कैसे हटेगा भाई, समझिए आप वहाँ पे क्या रोजगार क्रिएट करो, ये सारी चीज़ें होगी ना। अब देखो DDRE निर्धनता रोधी कार्यक्रम, हाँ ये हुई ना बात है। हाँ इसके बारे में, निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय सहयोग सुनिश्चित करता है, एकदम पॉजिटिव बात है, ये हुई ना बात भाई। जो गरीबी खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम चल रहे वो अच्छे तरीके से चले, लोगों के पास अच्छे तरीके से पैसा पहुँचे, तो ये अगर वो उसमें अगर डिपार्टमेंट को दोनों को मिला के काम कर रही है तो ये अच्छी बात है। ठीक है, DDRE निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए देखो दोनों एक ही चीज़ बात कर रहे हैं, ये भी चीज़ समझो। और यहाँ पे तो आउट ऑफ बॉक्स बात हो रही है, दूसरी बात ये नेगेटिव भी है, और यहाँ आउट ऑफ बॉक्स बात हो रही है, यहाँ दोनों एक ही बात कर रहे हैं, तो 3 और 4 आंसर बनेगा। पढ़ लो फिर भी। DDRE निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोर्स पर निगरानी रखते हैं, हाँ एकदम सही बात है, और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग है। अब ये पॉजिटिव बात है, ये चीज़ याद रखना। चलो तो कितने क्वेश्चन पूछे, इसमें बहुत क्वेश्चन। मनरेगा में जो लोग काम करते हैं ना सर, उनका लेखा जोखा DRDA ही रखती है, वही सारे काम वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है। अच्छा चलो ये देखो, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? सर ये कौन से 2012 में जो पॉलिटिक पढ़ के गया होगा ना, मजा आ गया अच्छे। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक मूल कर्तव्य। अब देखो मूल कर्तव्य मैंने कितने बोला, लोगों से अपेक्षा की जाती है मूल कर्तव्य में भाई, देश के लिए नागरिक क्या क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए, बस ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, हाँ क्यों नहीं भाई, कंपोजिट जो कल्चर है अपना, अपनी विरासत जो मिली है, ठीक है, इनको तो रक्षा करनी चाहिए ना। अब जो आज जो बोलते कि हिंदू राष्ट्र बना दो, तो समझ लो फंडामेंटल ड्यूटी का विरोध कर रहा है। क्यों? अपनी समृद्ध विरासत रही है, गंगा जमुना तहजीब रही है, उसकी रक्षा करने की बात है, और आप उसी का उल्लंघन कर रहे हो। या आप मान के चलो कि आप महिलाओं के स्वाभिमान के खिलाफ जाके काम कर रहे हो, ठीक है, या आप जो है कि स्वाभाविक सी बात है किसी के कल्चर को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो ये तो होना चाहिए, पर ये तो पॉजिटिव चीज़ है, ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा, अरे ये तो बात गलत है, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं दिया है ना। ठीक है, तो ये चाहिए। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, हाँ एकदम सही बात है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना चाहिए, एकदम पॉजिटिव बात है। देखो सामाजिक अन्याय उन्याय उनके लिए तो याद करो, प्रियम्बल दिया है, वो सारी चीज़ें। ये तो फंडामेंटल राइट आ जाएंगे ना, हाँ, सामाजिक न्याय से कमजोर वर्ग सभी फंडामेंटल राइट आएंगे, सरकार करेगी उनके लिए काम, व्यक्ति क्या करेगा उनके लिए रक्षा करने के लिए, स्वाभाविक सी बात है। और मैंने कितनी बार बोला, इस टाइप के सारों कभी नहीं आते हैं, ये चीज़ समझ लेना। दूसरा, जैसे आप दूसरा काटोगे ना तब भी आंसर पहुँच जाओगे आप। एक और चीज़ होती है इंग्लिश में, इसमें वो लिखा है ऑलरेडी, चलो ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? देखो ये क्वेश्चन के 2018 में आया, 2020 में आया ये क्वेश्चन, ठीक है, याद करो। मैंने बताया भी था, जब NJAC था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करा दे दिया था। कौन सा था? 1909 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, याद करना। तो उसमें क्या कर रहा था, सरकार जो है अपने नुमाइंदे वहाँ पे भेज रही थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें पहला चौथा स्टेटमेंट पढ़ो, उससे आप डायरेक्ट आंसर के पास पहुंच जाओगे। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के, मुझे बताओ कल क्लर्क की पोस्ट पे अगर कोई भर्ती हो रही है तो वो भी इससे पूछोगे, हैं? ये लॉजिकल बात है, एक्सट्रीम वर्ड भी दिया है। जैसे ही चौथा काटोगे आप आंसर पे पहुंच गए। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो, ध्यान देखना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। हाँ एकदम सही बात है भाई, सभी बात, तभी तो न्यायालय की स्वायत्तता रहेगी ना। अगर मान लो बिना पूछे यहाँ आप अपॉइंट कर दोगे तो सभी बात है, सरकार क्या करेगी, अपने अपने नुमाइंदे घुसाती जाएगी, तो वो सभी बात है, फिर क्या होगा, पावर ऑफ सेपरेशन तो ऐसे खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए तो इसको नल एंड वॉइड करार दिया गया, ये चीज़ याद रखना। उच्चतम न्यायालय मगर होता क्या है ना सर कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज लोग होते हैं वो 4 नाम या 3 नाम या 2 नाम भेजते हैं कि आप सिलेक्ट कर बोलिए इन दोनों में आपको कौन बनाना है, उन्हीं को बना देते हैं। हाँ वो तो होता ही है ना। देखो ये इसमें अब देखो दोनों चीज़ गलत है। अब अगर आप डाउटेबल देखोगे ना तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी गलत कर रही है, ठीक है, परंतु ये संभावना उल्टा ज़्यादा खतरनाक है कि इनके गवर्नमेंट के चुने हुए लोग जाएंगे, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। गलत तो बहुत सारी चीज़ें, अब क्या ही करोगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। मुझे बताइए,
केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने का याद रखना प्रोसीजर होता है, किस में जाता है, संसद में मामला जाता है, फिर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, उनके खिलाफ महाभियोग जैसी प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना गलत है। न्यायाधीशों को वेतन भारत के संचय निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता। हाँ, मैंने ये भी पहले भी समझाया था आपको एक लॉजिक। भाई इनका अगर मान लो सैलरी, अगर आप डिसाइड मान लो कि इनको नचाते रहे, आप आज 1 रुपये दे रहे, कल 10 रुपये दे रहे, तो ये काम कैसे करेंगे? तो इसीलिए जो है संचय निधि पर आरोपित होता है और इसका विधानमंडल अपना मत नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये पॉजिटिव चीज़ है। मतलब उनको सुरक्षित हाँ, सुरक्षित रखना है ना, स्वाभाविक सी बात है, तभी तो काम कर पाएंगे ना। देखो किसी से भी काम कराना तो आप उसको पहले निर्भीर बना दो कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप कीजिए, तभी तो काम कर पाएगा ना, तो काम ही नहीं कर पाएगा। ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चन है। चलो खैर, ये इकोनॉमी के क्वेश्चन आ गए। 83 है अब और बस लास्ट। देखो, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित है? मुझे बताओ ये क्वेश्चन। देखो यही क्वेश्चन आंसर बना था, कितनी बार ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 1935 का है। अब देखो कि एक रुको, भारत के संविधान केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन, पावर ऑफ सेपरेशन किस में हुआ था? याद करो, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची कब आ गई थी? 1935 के एक्ट में आई थी, उसमें डिवाइड किया गया था। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना, ये चीज़। और दूसरी बात एक और चीज़ याद रखना, 1935 एक्ट से ही डीपीएसपी को अपन ने लिया है, वहीं से अपन ने लिया है इसको। ठीक है, अब देखो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये तो हर साल क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। अगर 1919 आप और थी 1935 में ना थोड़ा सिमिलर दिया है ना उन्होंने, जैसे कि उसमें भी द्वैध शासन लगाई थी 1919 में, केंद्र और राज्यों के बीच में। तो ये नहीं, शक्तियों का विभाजन है, पावर ऑफ सेपरेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ से आता है, क्योंकि याद करो उसमें न्यायालय की जो है बात भी होती है। ठीक है, फिर दूसरी बात प्रांतों को भी चुनाव का अधिकार मिल जाता है, वहाँ पे भी उनको शक्तियाँ मिल जाती है। 1919 में क्या डिफरेंस था फिर? 1919 में वो अलग है। यही क्वेश्चन आगे जाकर 2018 में बना है, इसी से 1935 के एक्ट से, अब की बार भी तो आया था। चलो ये तो हो गया है 2011। देखो आज करवाऊंगा, भागो चाहे कुछ भी करो। अरे चुप रहो, रहने दो, तुम्हारा कल का अंत होता नहीं, फिर मेरा क्या है, होगा ही नहीं। फिर क्या तुम लोगों को एग्जाम अगस्त में देना है कि मुझे बताओ? एक तो मैं तुम लोगों को क्या बोला था, 11:15 तो एक तो मुझे बता लगी ना, एक तो तुम लोगों की ये ख्वाहिश है कि आप एक ही क्लास लो। अब एक मैं क्लास लूंगा तो ये बता फिर कब तक कोर्स होगा? तुम लोगों के एग्जाम अगस्त में देना है क्या पीटी? कल ले लेना तो 1 घंटे के लिए। अच्छा कल संडे 11:15 ये भी तो देखो, कल ले लेना, इतना बड़को मत कर। अरे नहीं होगा, आप लोग समझ नहीं, R&D में बहुत टाइम लगेगा। अगर ऐसे तो फिर पॉलिटी में है ना, पॉलिटी में ही 1 महीना लग जाएगा। चलो ठीक है, छोड़ो, चलो ठीक है। वो तो गई पॉलिटी कंप्लीट। अच्छा कंप्लीट कहाँ हो गई अभी तो? अरे सुनो, चलो ठीक है, सुनो, ठीक है, अच्छा बात है। कल आपका टेस्ट है, सुनो इधर मैं बताता हूँ। 2011 का आप पूरा पेपर सोल्व करोगे कल? ओके सर, यस वो तो कर लेंगे। हाँ चलो ठीक है। हाँ अच्छा, देखता हूँ तुम्हारा, तुम तो एक भी टेस्ट का मुझे रिपोर्ट जमा की हो। तो कल 2011 नहीं, पहले के तो किए ही थे, तो उसका 3 महीने बाद हो गई उसका। ठीक है, 2011 का कल आपको जीएस का टेस्ट देना, ये वाला कंप्लीट। ठीक है, विथ ओएमआर। ठीक है, 2021 का सीसेट आपको देना है। समझ में आया लॉजिक? क्योंकि मैंने उधर क्वेश्चन नहीं कराए हैं, इधर भी मैंने नहीं करवाया है, तो आप लोग करोगे अब। चलो ठीक है, और इनका कट ऑफ है 2011 के जीएस का कट ऑफ है इधर 100 नंबर। ठीक है, और सीसेट का इसका कट ऑफ है कितना? 90 नंबर नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 80 नंबर। ठीक है, इतना ही, इतना जिसके इससे 80 से ऊपर है वो समझ लेना पास हो रहे हैं। इधर जीएस में उसका दोनों जो है 100 पार होने चाहिए। पास तब माने जाओगे जब दोनों में आप क्वालिफाई करोगे। चलो देखता हूँ फिर मैं कल कितने लोगों का नंबर होता। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ। पर ये कल टेस्ट जरूर देना है, ये चीज़ याद रख लेना, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूँगा। सर 1 मिनट, ये टेस्ट जैसे इस पे होगा कि खुद ही करना है?
हाँ मतलब देखो पीवाई के आपको निकाल के लाना है 2011 का जो है, ठीक है, विद ओएमआर पे देना है आपको, और 2021 का सीसेट का आपको कंप्लीट करना है, समझ में है, कंप्लीट 2 घंटे बैठ के, मतलब जैसे सर कि एग्जाम की तरह। खुद ही करना है कि आप जूम मीटिंग पे लोगे ऐसे टेस्ट? खुद करना है। खुद कर लो, क्यों, जो मीटिंग फिर ऐसा होता है सब लोग अलग अलग टाइम पे करते हैं, तो वो वाली बात है। अच्छा अच्छा, ओके। मैंने हाँ है कि ईमानदारी से करना है, ऐसा नहीं कि आंसर टाप काप के कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब आप 2 घंटे इस पेपर को प्रिंट आउट निकलवा लेना 2011 और 2021 का, फिर इसका प्रिंट आउट लेके आप 2 घंटे जैसे ओएमआर लेके यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो उसी तरीके से देना एकदम, ठीक है। फिर कल शाम तक आप लोग सब मेरे को स्कोर बताओगे। चलो ठीक है, फिर देखते हैं, इसको मंडे को करना पड़ेगा फिर इसको। चलो ठीक है फिर, है ना, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।